नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया थ्रिल्स रिवीलिंग इंडिया। और पशुपतिनाथ दर्शन के बाद अभी हम लोग काठमांडू के अन्य जगहों की यात्रा के लिए निकले हैं। तो अभी आज मैं आपको जो काठमांडू के मुख्य कुछ जगहें हैं, जैसे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, गार्डन ऑफ ड्रीम्स और जो दरबार स्क्वायर है, और वहाँ लेके चलने वाला हूँ। और जीवित देवी जो है नेपाल की, उनके भी हम लोग आज दर्शन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। पहले हम लोग चलते हैं बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान विष्णु को समर्पित एक रहस्यमय मंदिर बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। ये आप सामने देख रहे हैं पूरा नीलकंठ मंदिर परिसर। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर परिसर हिंदुओं का एक पवित्र परिसर है काठमांडू में, और जो कि काठमांडू शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर और शिवपुरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ये मंदिर विशेषकर अपनी भव्य कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आप देख रहे हैं भगवान विष्णु जो कि एक ही पत्थर से तराशे गए हैं, और जिस तालाब में ये लेटे हैं उस तालाब की जो लंबाई है वो करीब 13 मीटर की है, और मूर्ति की भी लंबाई 5 मीटर की है। इस मूर्ति में आप देख रहे हैं भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं, और हाथों में इनके सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल का फूल भी है। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर परिसर, आप जैसा कि नाम से समझ रहे होंगे, नीलकंठ महादेव को कहा जाता है, लेकिन यहाँ विष्णु जी की मूर्ति है। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु की उस प्रतिमा के नीचे, जो लेटी हुई प्रतिमा है, उसके नीचे भगवान शिव के छवि के भी दर्शन होते हैं। और इस मंदिर के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जब समुद्र मंथन के समय में विष निकला था, भगवान शिव ने जब उस विष को पी लिया था तो उनका कंठ नीला पड़ गया था, और उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से इस स्थान पर एक जो है कुंड का निर्माण किया। इस कुंड को गोसाई कुंड कहा जा रहा है, और इसी के जल से अपने कंठ की पीड़ा को शांत किया। इसी गोसाई कुंड में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, और यही मंदिर बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के नाम से पूरे काठमांडू और पूरे नेपाल में प्रसिद्ध है। और यहाँ कहते हैं हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और भगवान विष्णु के इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ लेते हैं। तो अगर आप काठमांडू आते हैं तो निश्चित ही बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के दर्शन करिए। काठमांडू शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, शिवपुरी की पारी पर। यह हमारा बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। अभी हम आगे चलेंगे गार्डन ऑफ ड्रीम्स की तरफ। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी गार्डन ऑफ ड्रीम्स। भारत में गोवा में एक गार्डन ऑफ ड्रीम्स है, उसी की तर्ज पर लगभग ये नेपाल काठमांडू में गार्डन ऑफ ड्रीम्स। इसमें प्रवेश का 400 रुपये नेपाली करेंसी आपको लगता है पर पर्सन, और जो 400 रुपये दे के आप प्रवेश कर सकते हैं। ये गार्डन ऑफ ड्रीम्स, या व्यू देख रहे हैं अंदर का। और इस गार्डन ऑफ ड्रीम्स को 6 सीजन्स पार्क भी बोला जाता है। इसको करीब गार्डन ऑफ 6 सीज़न भी बोला जाता है। ये 1920 में यहाँ पर इसको बनाया गया था, और तब से कैसर महल काठमांडू में स्थित गार्डन ऑफ ड्रीम्स। और ये टोटल करीब 74,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें 3 पवेलियंस, एम्पी थिएटर्स, पॉन्ड्स, परगोलाज एंड अर्न्स हैं। और काफ़ी सारे फॉरेनर अंदर में जो है वो आपको घूमते हुए दिख जाएंगे, और काफ़ी सारे कपल्स भी हैं। और व्यू बहुत अच्छा, शहर के बीचों बीच स्थित है। जब आप गार्डन ऑफ ड्रीम्स आएंगे तो रास्ते में आपको कई देशों की एम्बेसी आपको यहाँ मिल जाएगी नेपाल में। और जब आप यहाँ पर घूमने आएंगे तो यहाँ आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो हम लोग भी यहाँ पर काफ़ी देर बैठे हैं और बड़ा अच्छा लगा।
तो थकान से थोड़ा फ्री भी हुए, और फ़ोटो वगैरह बहुत सारे लोग यहाँ पे जगह जगह क्लिक करवाते हैं। इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है और इसका जो पूरा निर्माण है वो पूरा ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के हेल्प से बाद में इसको रिनोवेट किया गया था। तो काफ़ी कुछ नेपाली व्यू भी आ रहा है और इसमें कुछ फॉरेन्स का भी लुक इस पार्क में आता है। और इसी पार्क के लगभग 700 मीटर जब आप साउथ जाएंगे तो वहाँ आपको रानी पोखरी करके एक और जगह है, वो भी काफ़ी अच्छा तालाब के बीचों बीच एक मंदिर है भी है, और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता एक ब्रिज की तरह का बना हुआ है। वो भी यहाँ से बस 700 मीटर साउथ में है, जाएंगे वो भी आपको अच्छा लगेगा। और ठीक जब आप लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर और थोड़ा साउथ आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे धरहरा मोनूमेंट के भी दर्शन कर सकते हैं। तो वो जो धरहरा मोनूमेंट्स है उसको भीमसेन स्तंभ भी यहाँ पर कहते हैं। एंड लगभग ये 22 स्टोरी का और 72 मीटर टॉल कहते हैं कि लंबा एक टावर है, जो सुंदरा के सेंटर में, काठमांडू सुंदरा के सेंटर में स्थित है। और यहाँ से लगभग उसकी दूरी 1.5 किलोमीटर पड़ेगी। तो वहाँ भी ज़रूर जाइए आप, धरहरा मोनूमेंट्स और रानी पोखरी वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ। और आसपास काफ़ी सारे एम्बेसी भी हैं इसके, और फॉरेनर काफ़ी सारे मिले हुए हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से दरबार स्क्वायर और जीवित कुमारी के दर्शन करेंगे। अभी हम लोग ये सामने देख रहे हैं, हम लोग पहुँचे हैं काठमांडू के दरबार स्क्वायर। जैसा कि नाम से ही आप लोग जानते हैं, ये फॉर्मर जो नेपाली राजवंश के लोग थे उनका एक दरबार था ये। और पूरे नेपाल में 3 जो है वो दरबार हैं, एक भक्तपुर, एक काठमांडू का दरबार स्क्वायर और एक पाटन दरबार स्क्वायर। तो ये 3 मुख्य दरबार स्क्वायर हैं, लेकिन काठमांडू में जो दरबार स्क्वायर है वो बहुत महत्वपूर्ण, और यहाँ के कहते हैं कि 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जो मल्लाह राजा थे नेपाल के, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था। और यूँ कहें ये पहले से ही था, और इसका एक मॉडर्नाइजेशन या आर्किटेक्ट्स में जो है इम्प्रूवमेंट उन्होंने यहाँ पर किया था। तो जो किंग मल्लाह थे नेपाल के, उन्होंने काफ़ी कुछ इसके निर्माण में भूमिका निभाई थी। काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है ये, और ये नेपाल के जो बुद्धिज़्म लोग हैं उनका भी है, जो और जो हिंदू हैं उनके लिए भी ये स्थान बहुत दर्शनीय है। और तांत्रिक लोग जो है वो भी यहाँ पर आते हैं। जब आप एंट्रेंस करेंगे तो वहीं सामने ही एक जगह है जिसको हनुमान ढोकला कहते हैं। जो भगवान राम के जो सेवक थे हनुमान जी, उनके प्रवेश के तौर पे वो बनाया गया है। और इस पूरे दरबार स्क्वायर क्षेत्र में काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे शिव पार्वती जी का मंदिर है, त्रिलोक्य मोहन नारायण मंदिर है, और हनुमान ढोकला, इसके बाद वसंतपुर टावर, और मुख्य जो काल भैरव मंदिर है। तो काफ़ी सारे मंदिर आपको इसमें मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसी दरबार स्क्वायर में आप जो नेपाल की जीवित देवी हैं, जिनके बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे, तो उनके भी दर्शन हो जाएंगे। अभी जो 25 अप्रैल 2015 को जो भूकंप आया था, उसके बाद ये पूरा जो काठमांडू का दरबार स्क्वायर है, ये भूकंप में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। तो वर्तमान में अभी वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। तो चाइना के सहयोग से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। जब हम लोग गए तो निर्माण कार्य प्रगति पर ही है। अभी आप ये देख रहे होंगे कि जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी सारी नेपाल की प्राचीन कलाकृतियाँ यहाँ बिकती हैं। काफ़ी सारे नेपाल की जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जो शैली नेपाल में इस्तेमाल की जाती है नृत्य कलाओं में, उसके भी जो मुखौटे हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। और जो खुखरी होती है महत्वपूर्ण, हमने देखा कि जो आप लोग देखते होंगे नेपाल में यहाँ जो गोरखा वगैरह जो है उन खुखरी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो काफ़ी सारी यहाँ बिकती हुई हमें दिख गई। और
जो यहाँ पर रेट जो इसको जब आप परचेज़ करने जाएंगे तो काफ़ी सारा बार्गेन करना पड़ता है, और अगर आप बार्गेन करने में समर्थ हैं तभी आप यहाँ पे कुछ ले सकते हैं। अदरवाइज़ रेट आपको ऐसा लगेगा कि जो जेन्युइन नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप बार्गेन कर सकते हैं, अच्छा खासा बार्गेन कर सकते हैं, तो आप ज़रूर लीजिए। और फॉरेनर देखिए, काफ़ी सारे फॉरेनर यहाँ पर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, जो दरबार स्क्वायर में यूं ही अमूमन घूमते रहते हैं, और टूरिस्ट के साथ गाइड भी वो लोग लेके आते हैं ताकि वो दरबार स्क्वायर के हर एक जगह को समझें। 25 अप्रैल 2015 के बाद पूरा दरबार स्क्वायर एकदम से बिखर सा गया है। और ये देखिए, मुख्य जो सफ़ेद कलर का आप देख रहे होंगे, ये नेपाल के राजाओं का जो है दरबार यहीं से लगता था। आगे से आपको व्यू भी दिखेगा। जो मुख्यतः जो शाह वंश और जो मल्ला किंग थे, उनका ये महत्वपूर्ण दरबार था। और ये सामने देखिए आप, यहीं जीवित कुमारी के दर्शन होते हैं लोगों को। नेपाल में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि नेपाल में जो प्राकृतिक आपदा आती है उनसे ये जीवित कुमारी उनकी रक्षा करते हैं। तो यही मुख्य है। अभी सब सुबह के दोपहर के 3:30 बजे हैं। यही प्रवेश है आपका, ये प्रवेश द्वार देखिए 3:30 बजे हैं। तो जब हमने पता किया तो पता चला कि 4 बजे के आसपास प्रवेश दिया जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा भ्रमण कर रहे थे, और आगे अभी आप इस परिसर में जब आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो महत्वपूर्ण काल भैरव मंदिर और हनुमान ढोकला अभी मैंने आपको बताया, हनुमान ढोका, तो वो भी आपको यहाँ आगे दिखेगा। तो और ये देखिए पूरा व्यू आपको दिख रहा है पाटन दरबार स्क्वायर का। अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये क्षतिग्रस्त आपको लग रहा होगा व्यू में। वैसे जब ये क्षतिग्रस्त नहीं था तो कहते हैं कि यहाँ आने के बाद एक रॉयल जो है अनुभव होता था। अभी चाइना की मदद से ये पुनः निर्माण हो रहा है, तो स्थिति धीरे धीरे आने वाले समय में स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जब आप इस क्षेत्र में घूमेंगे तो काफ़ी सारे शॉपिंग के भी छोटी छोटी दुकानें हैं बगल में, और बड़ी दुकानें भी हैं। तो ये एरिया शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है फॉरेनर्स के द्वारा, टूरिस्ट के द्वारा। और ये देखिए निर्माण कार्य सामने आप देख रहे होंगे, निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है। तो बहुत अच्छा दृश्य। अभी हम लोग 4 बजे तक का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही 4 बजेगा हम लोग नेपाल के जो जीवित देवी हैं उनके भी दर्शन करेंगे। अभी 4 बजने वाले हैं, तो हम लोग जीवित देवी के दर्शन करने जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल में 11 कुमारी देवियों का जो एक प्रचलन है, ये लगभग 3 सदी पुराना है। 300 साल पहले आप कह सकते हैं, 300 साल पुराना है। तो ये कुमारी जो उसमें मुख्य कुमारी देवी है, जो रॉयल गॉडेस से मुख्य है, उन्हीं का ये स्थान है। कहते हैं कि जो शाक्य और वज्राचार्य वंश की जो 3 साल तक की लड़कियां होती है उनका चुनाव किया जाता है। वो जो नेवाड़ी समुदाय एक है उनका चुनाव किया जाता है, और उनको चुनने के बाद उनको ये दरबार स्क्वायर में एक विशेष जो उनका महल है वहाँ भेज दिया जाता है। और वहाँ पर उनको न केवल पूरा नेपाल का हिंदू समुदाय बल्कि बौद्ध भी इनको अपना देवी के रूप में मानते हैं। और प्रथा है कि जो नेपाल में किसी भी जो प्राकृतिक आपदा है उनसे ये लोगों की रक्षा करती है। वो कहते हैं कि जब ये देखिए पूरा कुमारी जो जीवित देवी हैं उनका परिसर, और ये वर्तमान में जो कुमारी है नेपाल की जीवित देवी, चूँकि उनका फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना यहाँ अनुमति नहीं दी गई, तो वीडियो और फ़ोटो हम लोग नहीं बना पाए। कहते हैं कि कुमारी देवी का जो चयन होता है वो बड़ा कठिन होता है। कुंडली के आधार पर, जो वैदिक सनातन धर्म में कुंडली है उसके आधार पर, और साथ में ही इनकी कुछ परीक्षाएं ली जाती है। जैसे इस बच्ची के सामने भैंसे को काटा जाता है, कुछ लोग राक्षसों का मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं, और जब ये बच्ची अगर नहीं डरती है, और भी कई छोटे बड़े क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर इनका चयन होता है। और फिर ये कुमारी देवी नेपाल के पूरे हिंदू समुदाय और बौद्ध समुदाय की देवी मान ली जाती हैं। कहते हैं कि जो जीवित कुमारी हैं उनको नेपाल का जो दरबार स्क्वायर का जो परिसर है उससे
यहाँ भेजा जाता है और उस परिसर से पूरे जब तक कि वो कुमारी हैं 13 बार ही मंदिर से बाहर आने की जो है उनको इजाज़त दी जाती है। अभी हाल ही में हमें पता चला कि जो नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश के बाद उनके शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ की गई, लेकिन कहते हैं कि कुमारी का जो चरण है वो ज़मीन पर नहीं पड़ने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। नेपाल की कुमारी जीवित देवी, हम लोगों ने 4 बजे के बाद उनका ये सामने देखे झरोखे से दर्शन भी किया। और एक कहते हैं कि एक कहावत भी हम लोगों को स्थानीय लोगों ने बताई कि जब नेपाल में अप्रैल 2015 में भूकंप आया था तो जो पूरा दरबार स्क्वायर जहाँ नष्ट हो गया था, तो वहाँ ये जो जीवित देवी हैं उन्होंने अब यहाँ जो कर्मचारी हैं और यहाँ जो अन्य लोग रहते हैं, जब वो लोग जाने लगे तो उन्होंने जीवित देवी ने कहा कि नहीं, तुम लोग यहीं रहो, यहाँ कुछ नहीं होगा। और कहते हैं कि ये पूरा जो कुमारी देवी का जो भवन परिसर है इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बाहर से कुछ दरारें आई स्थानीय लोगों, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और यहाँ जो भी लोग थे वो सकुशल रह गए। तो कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्मों में इस चीज़ की मान्यता है, इस चीज़ की प्रथा भी है, लोग मानते हैं, तो विश्वास की भी जीत होती है। तो ये पूरा जीवित देवी के अभी आप लोगों ने दर्शन किए, उनके बारे में जाना। और जब आप लोग ये दरबार स्क्वायर में ही हैं तो दरबार स्क्वायर आइए तो समय का ध्यान रखिएगा, 4 बजे के आसपास आपको उनके दर्शन होंगे। निश्चित ही उनके दर्शन करिए, उनको प्रणाम करिए। उससे आपको कहते हैं कि नेपाल में ऐसी मान्यता है कि जीवित देवी के दर्शन करने से जो बाधाएं आपके ऊपर प्राकृतिक आने वाली होती हैं वो नहीं आती हैं। तो ये हमारा पूरा आज का काठमांडू टूर था। तो बने रहिए चैनल के साथ, इंडिया थ्रिल रिवीलिंग इंडिया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल के दिन हम लोग फिर मिलेंगे और फिर हम जाएंगे चंद्रागिरी हिल्स, जो काठमांडू का एक बहुत ही फेमस स्थान है, टूरिस्ट स्पॉट है और काफ़ी अच्छा व्यू भी आता है वहाँ पर। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।